गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 21 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस 1 मई को मनाएगी। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाई गई। 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड अस्थमा डे भी 5 मई को मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाएगी। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 10 मई को विश्व मातृ दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई गई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाई गई और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया गया। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाएगा और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये तो था इंपॉर्टेंट डे का रीजन। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? इसका विषय था, ए आंसर सही है, मधुमक्खियों को बचाओ। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी मधुमक्खियों को बचाओ। और जो मधुमक्खी दिवस है, इसे हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 मई को मनाया जाता है। ठीक, और पहली बार 20 मई 2018 को यह विश्व मधुमक्खी दिवस को मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इस मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? मधुमक्खियों और परागकणों के उनके योगदान और उनके संरक्षण को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मधुमक्खी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, लोगों में मधुमक्खियों और उनके परागकणों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग इस मधुमक्खी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इस मधुमक्खी दिवस को एंटोन जन्सा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन किसके? एंटोन जन्सा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस को। ठीक है, जो एंटोन जन्सा थे वो आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के नेतृत्व करने वाले थे। ठीक है, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल 20 मई को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और पहली बार इसे 20 मई 2018 को मनाया गया और इस 2020 की थीम है मधुमक्खियों को बचाओ। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका आंसर है डी आंसर सही है, 10,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ठीक है, और ये जो योजना है 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय सहायता में वृद्धि करना, राजस्व में वृद्धि, खाद्य की गुणवत्ता में, क्वालिटी में बढ़ाना उसकी, और साथ ही असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में लाने के जरिए जो उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को वो किया गया है, मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। ठीक है, और इसे 5 साल के लिए लागू किया गया है। साथ ही इसमें 2 लाख उद्यमियों को सब्सिडी ऋण की सहायता मिलेगी। ठीक है, केंद्रीय किसके द्वारा मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के लिए मंजूरी दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की आवंटित किया गया है और 5 साल के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही जिससे 2 लाख उद्यमियों को सब्सिडी ऋण की सहायता मिलेगी। ठीक है, और साथ ही केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय उच्चाधिकारी समिति इस योजना की निगरानी करेगा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ बता दें कि जो
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर जी, ठीक है, हरसिमरत कौर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कितने वर्षों के लिए किया गया है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है 3 वर्षों के लिए, 3 साल के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत, सॉरी वर्षों के लिए किया गया है, 3 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना की शुरुआत हुई थी 4 मई 2017 को, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुभारंभ हुआ था 4 मई 2017 को, किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया था। और यह एक पेंशन स्कीम है, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक पेंशन स्कीम है जिसे 4 मई 2017 को लागू किया गया था। और साथ ही बता दें कि जैसे इस योजना के अंतर्गत 60 साल से या इससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटीजन मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षों तक 8% का ब्याज मिलेगा। मासिक पेंशन चुनने पर 10 वर्षों तक 8% का ब्याज मिलेगा और वार्षिक पेंशन चुनेंगे तो उन्हें 10 वर्षों के लिए 8.3% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक ही निवेश कर सकते हैं और अधिकतम सीमा की कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही इस योजना के ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। और इस योजना में 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का पेंशन का लाभ मिलेगा उन्हें, ठीक है। कितना? 1,000, कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? आंसर है ए, आंसर सही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी। नीली क्रांति के माध्यम से देश में नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता करेंगे, इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना का मंजूरी दिया गया है, ठीक है। और इसमें अनुमानित लागत है, इस योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी में 9,407 करोड़ रुपए, राज्य की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थी की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए होगी, ठीक है। और साथ ही ये जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसे 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंत्री और शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में सोलराइजेशन के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इस मंदिर को सेलेक्ट किया, ठीक है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है। और साथ ही सौर ऊर्जा के महत्व को प्रोत्साहन के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के इस विजन को, इसके उद्देश्य को, इस योजना का शुभारंभ किया है। किसके लिए? सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के सूर्य नगरी के रूप में बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि इस योजना का कार्यान्वयन उड़ीसा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और सौर ऊर्जा के साथ कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को भी पूरा करेगी यह सोलराइजेशन, ठीक है। और विद्या तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं श्री R.K. सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को और राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में उच्च स्तरीय समूह का पुनर्गठन किया। इस उच्च स्तरीय समूह के प्रमुख हैं
उनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ठीक है, ये हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिन्हें 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य क्षेत्र के बाद उनके उच्च स्तरीय समूह का पुनर्गठन किया गया है, जिनका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस उच्च स्तरीय समूह के प्रमुख बनाए हैं, और इसमें अब दिल्ली स्थित यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर SK सरीन और महाजन इमेजिंग के संस्थापक डॉक्टर हर्ष महाजन भी शामिल होंगे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के उच्च स्तरीय समूह का पुनर्गठन किया। इस उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AA और इसमें कम रेटिंग वाले बॉन्डों या हुंडियों की खरीद पर कितने प्रतिशत की सॉवरेन पोर्टफोलियो गारंटी की स्वीकृति दी है? इसका आंसर है 20%। डी आंसर सही है। ठीक है, डी 20% के सॉवरेन पोर्टफोलियो गारंटी स्वीकृति दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AA और उसमें कम रेटिंग वाले बॉन्डों के लिए खरीद के लिए सॉवरेन पोर्टफोलियो गारंटी दी है 20% के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश फर्म बर्नस्टीन ने भारत की GDP की विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिए कितना अनुमानित किया है? उन्होंने किया है, सी आंसर सही है, -7%। निवेश फर्म बर्नस्टीन ने भारत की GDP 2021 के लिए -7% का अनुमान लगाया है। ठीक है, और साथ ही कुछ विभिन्न एजेंसियां हैं जो भारत की GDP चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमान लगाए हैं, जिनकी डिटेल आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE ने अपने SME के प्लेटफॉर्म के लिस्टिंग शुल्क को कितने प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की है? ठीक है, इसमें कितने परसेंट? इसका आंसर है 20% कम करने की घोषणा की है। इसने स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE ने अपने SME प्लेटफॉर्म के लिस्टिंग शुल्क को 25% कम करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है साइंस से ले लेते हैं पहला। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता देने के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है। किसके लिए? अस्पताल प्रबंधन में कार्यों में सहायता करने के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट का विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। ठीक है, और इस रेल बोट के अतिरिक्त डिवीजन रेल प्रबंधक हैदराबाद डिवीजन और SCR हेम सिंह बनोट और उनकी टीम ने इसे बनाया है। ठीक है, और इसे सिकंदराबाद के सेंट्रल रेलवे अस्पताल लालगुड़ा में उपयोग के लिए तैनात किया गया है। कहाँ? सिकंदराबाद के सेंट्रल रेलवे अस्पताल में। ठीक है, और इसे किसने बनाया है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन में रोगी की देखभाल की दिशा में अस्पताल के प्रबंधन कार्यों की सहायता के लिए महामारी के मद्देनजर एक रोबोट डिवाइस रेल बोट बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस देश ने अपने देश के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और खतरों को मुकाबला करने के लिए अपनी नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की? वह देश है जापान। ठीक है, जापान ने अपने देश के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और खतरों के मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है जापान ने। ठीक, और साथ ही जापान की राजधानी है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानीज येन और प्रधानमंत्री है शिंजो एबे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है गोविंद रोजोलू चिंटला। ठीक है, गोविंद रोजोलू चिंटला को नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाबार्ड के चेयरमैन गोविंद रोजोलू चिंटा, जिनको नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में गोविंद रोजोलू चिंटा जी नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। ठीक है,
और इन्हें अब चेयरमैन नियुक्त किया गया है और साथ ही इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में केनरा बैंक में महाप्रबंधक साजी केवी की नियुक्ति 5 साल के लिए नाबार्ड में उप महाप्रबंधक निदेशक के रूप में किया गया है। ठीक है, अभी जो गोविंद राजुले चिंटा को नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया और वहाँ के नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के लिए साजी केवी को नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए और गोविंद राजुलू को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए साथ ही बता दें कि जो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई, इसका मुख्यालय है मुंबई और चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है तरुण कात्याल। ये है तरुण कात्याल जिनको इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तरुण कात्याल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? उनका नाम है, बी आंसर सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के 34वें सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नक्तानी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जापान के हिरोकी नक्तानी की जगह लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, और 22 मई को वे पदभार संभालेंगे। ठीक है, इसके साथ ही WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर है जनरल है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने मई माह की नियुक्तियों की डिटेल्स दी है जिसे आप हमें हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? उसका नाम है, वह देश है लेसोथो। ठीक है, लेसोथो अफ्रीका की देश है एक लेसोथो, जिसके प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और उनकी जगह अब लेंगे वहाँ लेसोथो के वित्त मंत्री मोकेटी मोहेरो PM बनेंगे। ठीक है, अफ्रीकी देश के लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह लेंगे वहाँ के वित्त मंत्री मोकेटी मोहरो। ठीक है, और साथ ही बता दें कि लेसोथो की कैपिटल है मौसेरू और करेंसी है लेसोथो लोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरहत गिलानी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है, सी आंसर सही है, कवि और लेखक। फरहत गिलानी जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे एक कवि और लेखक थे, कश्मीरी कवि थे। ठीक है, फरहत गिलानी के नाम से लोकप्रिय मोहम्मद असलम प्रसिद्ध फारसी कवि थे जो मुबारक साफ फितरत के पुत्र थे। ठीक है, उनके बेटे थे और उनका निधन शेखपोरा स्थित उनके वर्तमान आवास में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों फरहत गिलानी जो एक कवि और लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इसके साथ ही आज 21 मई के करंट अफेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में आलोचनाओं के चलते चर्चा में रहे हैंको परंपरा किस देश से संबंधित है? हैंको परंपरा संबंधित है जापान से। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमेसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर्स रूल्स 2020 को अधिसूचित किया, जिसके तहत कितने दिनों में डोमेसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश जारी किया गया है? वह है 15 दिनों के अंदर डोमेसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आज कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की कि इसके तहत कितने शहरों को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? 6 शहरों को। ठीक है, उसके साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो JEE मेन और नीट जैसे आगामी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट देने का सक्षम बनाता है? उसका नाम है
नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है, उस मोबाइल ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। हाल ही में किसने जापान के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया, ठीक है, वह है जैक मा ने। और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है, राजेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। और चर्चित वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटीन सिटी को भारत में ई बुक फॉर्मेट में जारी किया गया, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है फोंग फोंग, वुहान डायरी के लेखक है फोंग फोंग, ठीक है। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, रस्किल बॉन्ड के द्वारा हॉप ऑन पुस्तक लिखी गई, ठीक है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जरूरी सामान को होम डिलीवरी के लिए किसके साथ साझेदारी की है, उन्होंने की है विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने, ठीक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया, उन्होंने 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया। हाल ही में अर्थव्यवस्था के लिए जागरूकता हेतु यूएन द्वारा समर्थित 150 वैश्विक निगमों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है, 4 भारतीय कंपनी शामिल है, उनका नाम है डालमिया सीमेंट, पॉलीजेरा टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा और विप्रो, ठीक है। वैश्विक एलिट क्लब में शामिल होने वाली स्वदेशी लोकोमोटिव का नाम क्या है, उसका नाम है WAG12, ठीक। 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन से चर्चा में रहे मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। हाल ही में रत्नाकर मटकारी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, वे लेखक और निर्देशक थे रत्नाकर मटकारी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 20 मई का रिवीजन। तो दोस्तों आज हमने 21 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसके साथ ही गुड डे, बाय, थैंक यू।